एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिकंदर के बारे में। हमने देखा था कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया, आखिर मगध पर आक्रमण क्यों नहीं किया था सिकंदर ने। तो चलिए आज आपको एक मैं क्वेश्चन देती हूँ, एक नहीं एक्चुअली दो क्वेश्चन है कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था और सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था और सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था। क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। चलिए तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, इतिहास के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, इतिहास की पढ़ाई करें और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ना जाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, इतने तेजस्वी राजा थे चंद्रगुप्त कि उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हर कोई पढ़ना चाहता है, उनके बचपन को जानना चाहता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और माता पिता की अगर बात करें तो बहुत ही अनलकी रहे थे चंद्रगुप्त इस मामले में, क्योंकि इनके पिता की जो मृत्यु है दोस्तों, उनके जन्म के कुछ महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और अगर उनकी माता की बात करें तो उनकी माता की भी मृत्यु उनके जन्म के कुछ सालों बाद ही हो गई थी। तो ये माता पिता के बारे में तो वो बहुत ही अनलकी रहे थे, बहुत ही गरीबी में जीवन कटा था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस गरीबी को अपना क्या बताते हैं कि अच्छा इसके वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इतनी गरीब है हम, अब क्या ही कर सकते हैं ना, आगे कैसे ही बढ़ सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि गरीबी ही सबसे बड़ा बैरियर है, इसकी वजह से हम कुछ बन नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि अगर आपके मन में सच्ची इच्छा हो, अगर बहुत ही अच्छे सही मन से सच्चे लगन से अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो सारे हिंड्रेंसेस हटा के, जितने भी बैरियर हैं, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं आपके रास्ते में, उसको हटा के आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको एक सही सलाह की ज़रूरत है, आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना कुछ एग्जाम्पल सेट कर रखा है सबके, अपने जीवन से, अपनी जीवनी से सबके लिए, है ना। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि उनकी माता की मृत्यु भी क्या हो गई थी, उनके जन्म के कुछ सालों बाद ही हो गई थी। 10-12 वर्ष के थे चंद्रगुप्त मौर्य जब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सेना ज्वाइन कर ली थी। महापद्मानंद जो कि उस समय मगध के शासक थे, मगध पर किसका शासन चल रहा था? नंद वंश का शासन चल रहा था उस समय। तो महापद्मानंद की सेना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ज्वाइन कर ली थी, महापद्मानंद की सेना में वो चले गए थे। पर वहां के सेनापतियों से क्या हुआ कि उनका एक गहरा मतभेद हो गया दोस्तों। जो भी महापद्मानंद की जो सेना में जो सेनापति थे, उनके साथ चंद्रगुप्त का जो मत है वो मैच नहीं हुआ, उनके बातों से वो सहमत नहीं हुए और इस बात को लेकर गहरा मतभेद हो गया था उनके बीच में। क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से भागना पड़ा था, क्योंकि वो 10-12 साल के थे महज, वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो वहां से उनको उस समय भागना पड़ गया था। और क्या हुआ था कि पद्मानंद ने अपनी सेना को भी उनके पीछे पीछे भगा दिया था कि जाओ भाई इसको पकड़ के लाओ, उसे सजा देनी है, ऐसे कैसे। ठीक है, तो वो तो खैर भाग निकले, वो तो किसी के हाथ आए नहीं। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य मिल गए चाणक्य से। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य सेना से जो उनका मतभेद हुआ था उसको लेकर वो भागे थे, तो उनके मन में एक आ गया था ऐसा कुछ कि उनको इस मगध पर शासन करना है, उनको नंद वंश का समापन करना है, नंद वंश को समाप्त करना है, नंद वंश का खात्मा करना है और मगध पर अपना शासन स्थापित करना है। ये आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में। उस मतभेद जो हुआ था उनका सेनापति के साथ, नंद वंश की सेना में जो मतभेद हो गया था उनके साथ, उस बात को लेकर उनके दिमाग में ये आ गया था। वहीं अगर चाणक्य की बात करें दोस्तों, तो चाणक्य तो बहुत पहले से ही उनको महापद्मानंद का समाप्त करना था, महापद्मानंद के शासन को समाप्त करना था। ठीक है, चंद्रगुप्त के पास क्या था दोस्तों कि चंद्रगुप्त के पास एक कुशल योद्धा तो चंद्रगुप्त था ही बचपन से ही, नीडर, होशियार, तेज तर्रार, है ना। पर चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक गुरु की कमी थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के पास क्या नहीं था, तो एक गुरु नहीं था जो उसे सही समय पर सही सलाह दे सके।
वहीं अगर चाणक्य की बात करें दोस्तों, तो चाणक्य के पास तो बुद्धि बहुत थी, है ना। चाणक्य जिनका नाम आपको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी मिलता है, तो चाणक्य के पास दोस्तों बुद्धि बहुत थी, लेकिन एक कुशल योद्धा की कमी थी। उनके पास क्या नहीं था, तो एक कुशल योद्धा नहीं था जिसे वो सिखाकर आगे बढ़ा सके, और वो भी उसी तरह से उतने ही जोश के साथ आगे बढ़ सके और मगध पर राज्य करने का उसका दृढ़ निश्चय हो। ऐसा कोई योद्धा नहीं था चाणक्य के पास, और चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक गुरु की कमी थी जो उन्हें सलाह दे सकता। तो कहीं ना कहीं देखें दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों को ही एक दूसरे की कमी थी, दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत भी थी, दोनों को ही एक दूसरे का साथ चाहिए था। चंद्रगुप्त मौर्य को एक गुरु चाहिए था और चाणक्य को एक शिष्य चाहिए था जिसे वो समझाकर सिखाकर मगध पर आक्रमण करवाकर फिर मगध पर जो शासन चल रहा था, किसका शासन चल रहा था, महापद्मानंद जो नंद वंश का शासक था, उसका शासन चल रहा था, उसको समाप्त कर सके। ठीक है, तो ये दोनों तो अब यहाँ पर मिल गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि हाँ, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि चाणक्य ने ही कौन सी पुस्तक लिखी है, चाणक्य द्वारा ही रचित पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसका पुस्तक का नाम है, वो राजनीति से रिलेटेड था एक्चुअली ये अर्थशास्त्र, उसको चाणक्य ने ही लिखा है दोस्तों, चाणक्य ने ही लिखा है। अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो चाणक्य ही हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी एग्जाम में और आने की भी संभावना है ना। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। तो अगर ऑप्शन में ये भी आ सकता है, विष्णुगुप्त हो सकता है, चाणक्य नहीं देकर विष्णुगुप्त दे दे या फिर कौटिल्य दे दे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या हुआ पहले कि जब सेना तैयार किया दोनों ने, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक सेना तैयार की, और सेना तैयार करते ही उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया, मगध पर आक्रमण कर दिया सेना तैयार करते ही। पर क्या इतना आसान था क्या, इतना आसान था क्या? नंद वंश का जो शासन चल रहा था वहां पर, उसको आप एक सेना तैयार की और तुरंत आक्रमण कर दिया और तुरंत जीत लिया, क्या इतना आसान था? और अगर इतना आसान था तो दूसरे नहीं जीत लेते? तो उस बार क्या हुआ कि इन्हें हार माननी पड़ी, असफल हो गए दोनों। चंद्रगुप्त और चाणक्य क्या हुआ, पहली बार उन्होंने जो बीच से ही आक्रमण कर दिया था सीधे सीधे, उसमें इन लोगों को असफलता हाथ लगी, उसमें तो वो जीत नहीं पाए और वहां से वो लोग लौट गए, भागना पड़ा उन लोगों को। फिर क्या हुआ कि एक प्रॉपर, एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी वाली रणनीति के साथ ये लोग वापस आए, और इस बार बॉर्डर की तरफ से क्या हुआ कि आक्रमण किया गया। एक एक कदम इस बार आगे बढ़ा रहे थे चंद्रगुप्त और चाणक्य, एक एक कदम आगे बढ़ाकर अब मगध पर पहुंचना चाहते थे वो। क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि बॉर्डर की तरफ से अटैक कर दिया, और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद रास्ते में जो भी राज्य आते जा रहे थे उन सबको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। रास्ते में जो भी मगध पर पहुंचने के रास्ते में जो भी राज्य आते जा रहे थे उन सबको चंद्रगुप्त मौर्य ने उन सब पर हमला किया, उन सारे राज्यों को जीता, उन पर उनका जो समर्थन प्राप्त किया चंद्रगुप्त ने। इससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त की सेना को भी समर्थन मिल गया, सेना भी बड़ी हो गई, ठीक है, जोश और उत्साह भी बढ़ गया, और फिर धीरे धीरे करके उसने क्या किया, मगध पर आक्रमण कर दिया। मगध पर आक्रमण किया तो वहां उस समय कौन था, घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको चंद्रगुप्त ने मार दिया। ओके, और लेकिन महापद्मानंद जो था वो वहां से भाग निकला, महापद्मानंद वहां से भाग निकला। हालांकि बाद में उसकी खोज जारी हुई, खोज किया गया उसको, और फिर उसे भी खत्म कर दिया गया, उसका भी खात्मा कर दिया गया। और 322 ईसा पूर्व में, कब, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। 322 ईसा पूर्व में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। उसके बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की हम बात करें, हाँ, एक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर ही था दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था। हालांकि एक क्वेश्चन अभी भी आपके लिए है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, है ना। तो जल सेनापति कौन था ये आप बिल्कुल पता कीजिए। और हमने अभी क्या देखा कि सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने 305 ईसा पूर्व में, कब, 305 ईसा पूर्व में मगध पर अटैक कर दिया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था। ओके, कब क्या था, 305 ईसा पूर्व में दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया था।
उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। उसको क्या करना पड़ा कि कुछ प्रांत तो गए ही गए, कुछ प्रांत, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि क्या होता था पहले कि जो राजा थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग वैवाहिक संबंध बना के भी अपने राज्य का विस्तार किया करते थे दोस्तों। वैवाहिक संबंध बनाकर भी अपने राज्य का विस्तार किया करते थे। तो सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि कुछ प्रांत, काबुल, कांधार, हेरात, ये जो कुछ प्रांत थे ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए और साथ ही साथ अपनी पुत्री कार्नेलिया से विवाह भी करवा दिया। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हो गई? कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। उसके साथ क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ इनका विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि अगर हम शिक्षा की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा की अगर बात करें कि उन्होंने किससे शिक्षा ली थी, तो वो जैन धर्म के अनुयायी थी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा ली थी? भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। जब हमने जैन धर्म पढ़ा था दोस्तों, तो आपको याद होगा कि हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जैन धर्म जो था वो दो में बट गया था ना। स्थूल भद्र के शिष्य थे, कुछ भद्रबाहु के शिष्य थे। जब बहुत ही बड़ा वहाँ पे भयंकर अकाल पड़ा था मगध में, तो क्या हुआ था, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ चले गए थे। ठीक है, शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे और स्थूल भद्र यहीं रह गए थे। तो भद्रबाहु से ही शिक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि यात्री जो उनके दरबार में आए थे, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यात्री आए थे, अगर उनके बारे में दोस्तों हम अगर बात करें तो मेगास्थनीज जो थे वो, मेगास्थनीज कौन था? वो यूनानी था वो। ठीक है, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका नाम था उस पुस्तक का। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, जिसमें उसने मौर्य के काल में, मौर्य के समय के जो भी राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में उसने सब कुछ लिखा है। पाटलिपुत्रा के बारे में बताया है सब कुछ कि उस समय के महल कैसे हुआ करते थे, कैसे महलों में चारों तरफ से घिरा हुआ होता था वो। ठीक है, तो सब कुछ उसने अपने पुस्तक में बताया। मौर्य काल के बारे में उसने सारी जानकारी दी है। चंद्रगुप्त को अलग अलग नामों से भी संबोधित किया गया दोस्तों। ठीक है, अगर हम जस्टिन की बात करें, जस्टिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जस्टिन ने क्या बोला है? जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है। किसने? ये क्वेश्चन आता है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है? सेंड्रोकोटस, तो जस्टिन ने कहा है दोस्तों। जस्टिन ने संबोधित किया चंद्रगुप्त मौर्य को किससे? सेंड्रोकोटस नाम से। वहीं अगर हम लोग मुद्रा राक्षस, जो किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना थी। विशाख दत्त की रचना थी दोस्तों क्या? मुद्रा राक्षस। तो अगर मुद्रा राक्षस की बात करें हम, तो उसमें क्या लिखा है उसमें वृषल नाम से संबोधित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल नाम से संबोधित किया है। वृषल मतलब क्या होता है दोस्तों? वृषल मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला। वृषल मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला। इस नाम से संबोधित किया है विशाख दत्त ने। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, अपनी पुस्तक, अपनी जो रचना थी उनकी, मुद्रा राक्षस में। ओके, और तो कुछ उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। लास्ट समय पे वो कहाँ थे? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में वो कर्नाटक में थे। ठीक है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला जगह है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कब? 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो दोस्तों यही था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एज आई टोल्ड बिफोर कि हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो भी आपकी जानकारी के लिए भी जो महत्वपूर्ण होता है वो मैं ज़रूर बताती हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे आज हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा, तो उनके बचपन के बारे में पढ़ा, है ना। तो ठीक है, यही था आज का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ। आपने, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं अच्छा से अच्छा काम करूँगी और ज़्यादा मेहनत करूँगी, अच्छे से अच्छा वीडियोस बनाऊँगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।